ड्राइंग्स के केस में होता है कि अगर डेट गिवन नहीं होती तो हम ऑन एन एवरेज बेसिस पर कैलकुलेशन करते हैं 6 मंथ्स की। कैपिटल के केस में नहीं है बेटे ये। तो मैं ना एक इलस्ट्रेशन कर रही थी उसकी एनसीईआरटी की, उसमें उन्होंने ना एक बारी तो सिंपल लिया होता, लाइक 150, मतलब उनका मेन कैपिटल था 15 लाख, 15 लाख इंटू 5% यानी 75,000, और जब उन्होंने एडिशनल कैपिटल था 3 लाख रुपीस का, उसमें जब उन्होंने 5% दिया था ना, एडिशनल कैपिटल की डेट दी होगी ना उस केस में, वो जुलाई थी यानी 9 मंथ्स, बट उन्होंने 6 मंथ्स का लिया है। वो फिर वो बाय मिस्टेक लिया हुआ है, वो गलती की है उन्होंने। एक और चीज ध्यान रखना, आप एनसीईआरटी का कौन सा एडिशन स्टडी कर रहे हो? सर मेरे पास तो ऐप ही है, मैं उसी से करती हूँ। नहीं, ऐप में भी चेक करना कि लेटेस्ट आए हुए क्वेश्चन है पुराने क्वेश्चन है। सर उसको कोई ईयर शायद ही होगा, मैं चेक कर। मेरे ख्याल तो देखो, क्योंकि रिवाइज हुई थी, रिवाइज पे तो क्योंकि पीछे भी आपने शायद क्वेश्चन भेजा था, तो मैंने जब दोबारा चेक किया था तो लेटेस्ट में चेंज हुआ है वो सब। और अदरवाइज फिर भी ऐसा कुछ किया हुआ तो फिर वो कैलकुलेशन और प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हमेशा विद द रेफरेंस ऑफ टाइम होती है। तो अगर वो 1 जुलाई है तो आप अपनी या तो उसकी डेट चेंज कर लो या फिर कैलकुलेशन चेंज कर लो, कुछ भी कर लो आप उसे। अगर उन्होंने 6 मंथ्स का किया हुआ है तो उसे 1 अक्टूबर कर दो फिर आप। सर हमारा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में पार्ट है। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग जो ना हरियाणा स्टेट में नहीं करवाया जाता। वैसे क्या होता है कि बी पार्ट में 2 ऑप्शन होती हैं, एक होता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक होता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। तो दोनों में से एक ऑप्शन आपको ऑप्ट करनी होती है। हम यहाँ पर किसी भी को भी ये चॉइस नहीं प्रोवाइड करते और सभी को एनालिसिस ही करवाते हैं। तो हम चाहते तो हम कंप्यूटराइज भी कर सकते थे। आप कर सकते थे अगर स्कूल वाले आपको इस तरह इसके लिए या इसके लिए आपको प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटीज तो। पेपर में ऑप्शन दोनों का आएगा? हाँ जी, पेपर में ऑप्शन आएगा। आपका भी जो पेपर आएगा तो उसमें कंप्यूटराइज अकाउंटिंग भी होगी। तो कंप्यूटराइज अकाउंट में टैली होती है ना? हाँ जी, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में तो टैली वगैरह ना? नहीं, टैली तो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है बेटे। टैली इज वन ऑफ द सॉफ्टवेयर ऑफ अकाउंटिंग। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में जैसे आईपी सब्जेक्ट होता है, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस जो है, उसी तरह का सिलेबस होता है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में भी। सर इस पे लिखा हुआ है लास्ट February 2018 बी प्रिंटेड एनसीईआरटी पे। यस। हाँ, तो इसके बाद आ चुका है ना, इसके बाद मेरे ख्याल में चेंज हुआ है बेटे। और अगर नहीं भी है ना तो ये तो श्योर है कि गलत किया हुआ इन्होंने। एनसीईआरटी में तो मिस्टेक बहुत है। आप एनसीईआरटी में आप मतलब जनरली क्या होता है, हम लोग एनसीईआरटी को थ्योरी के लिए प्रेफर करते हैं कि थ्योरी के लिए एनसीईआरटी और प्रैक्टिकल के लिए अदर बुक्स। क्योंकि इसमें क्या होगा कि आप मिस्टेक, आप जैसे क्वेश्चन कर रहे हो और आप खुद डाउटफुल हो रहे हो, मतलब आपका अपना कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। आप 6 मंथ्स के लिए कह रहे हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में, जबकि प्रोविजन है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का, तो इससे तो कंसेप्ट भी चेंज कर दोगे आप सारे के सारे। ठीक है कि नहीं? तो कंसेप्ट आपको स्ट्रॉन्ग रखने, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रखने हैं। और एनसीईआरटी में इस तरह की मिस्टेक्स तो बहुत मिल जाएंगे आपको जनरल से जो है। मतलब मैं एनसीईआरटी से क्वेश्चंस ना करूं? एनसीईआरटी से रेयर क्वेश्चन करो। क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो है ना अदर बुक्स में कवर किए हुए हैं। ऐसी बात नहीं कि अदर बुक्स में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें एनसीईआरटी ऑलरेडी इंक्लूड है बेटे। इवन आपके डीके गोल पे एनसीईआरटी के क्वेश्चन इंक्लूड है। असल में डीके गोयल 2 बार हो गया है, एक पेपर में भी रिवाइज करी, इसी वजह से उसके क्वेश्चन भी याद हो गया। आप मेरे से दूसरी बुक ले लो ना, आप मेरे से बुक ले जाओ, अपना वो करनी शुरू कर दो। मैं आपको ग्रेवाल का एक सैंपल पेपर हैंड ओवर कर देता हूँ, जिसमें कि पहले आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो भी बच्चा करता रहता है। मतलब जैसे आप कह रहे हो कि आपने 2 बार कर लिया, तो आपने मुझे बताया नहीं ना पहले ये। आप कल मुझे सेंटर में मिलो 1 से 3 बजे के बीच में, आप और मुझसे बुक ले जाओ, वो बुक स्टार्ट करो, देखो आपको पता भी लगेगा, कुछ एडवांस लेवल पे चलेगी। सर मेरे पास भी एक टीएस गिरवाल की वो सैंपल पेपर दिया, उससे पहले कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। कौन से ईयर का है? अरे चेक करना पड़ेगा, ज्यादा पुराना भी ना हो ना। हाँ, चेक कर लेना, अदरवाइज चाहिए तो फिर मुझसे ले जाए, वरना बुक्स तो बहुत है। +2 में बुक्स खत्म नहीं होंगी, आप थक जाओगे, बुक्स बहुत है। चलिए करें स्टार्ट बेटे। यस बेटे, अकाउंटिंग रेशियोज
लास्ट टाइम बात कर रहे थे रेशो के बारे में और हमने कहा था कि रेशो मीन्स एन एक्सप्रेशन सर 2000 की शायद। अरे यार 18, 19, 20 चल जाएगा, कर लो इसको, कर लो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको स्टार्ट कर लो आप। सर ये तो है 8 टू अकाउंटेंट्स कुछ ऐसे बना। हाँ यही है, अच्छा है, बहुत अच्छा है ये, इसमें आपको बहुत कुछ नया मिल जाएगा। बस लेकिन ये ध्यान रखना कि जो सिलेबस में नहीं है अब उस पर मत जाना बार बार। जैसे ऐसी कोई बुक नहीं होती जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हो? नहीं, ऐसे तो फिर आपकी टेक्स्ट बुक ही होती है ना, जैसे आप क्वेश्चन बुक करते हो, अग्रवाल की बुक उठा लो, फिर उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, या आप सैंपल पेपर उठा रहे हो, इसमें मिक्स है। टॉपिक वाइज क्वेश्चन में क्या होता है कि वो तो जस्ट लाइक एक नई बुक करना हो गया, और मिक्स क्वेश्चन में क्या होता है कि वो आपको क्विक रिवीजन प्रोवाइड कर देता है। और अदरवाइज अगर मतलब है कि आपको लगता है कि आपने ए पार्ट कर लिया पूरा, तो फिर आप चैप्टर वाइज मत चलो, आप इसी बुक के लास्ट में आपको सैंपल पेपर दिए हुए अग्रवाल के, आप पूरा ए पार्ट करना शुरू करो ना उसका, आप ए पार्ट करना शुरू करो, उससे ओवरऑल रिवीजन भी चलती रहेगी हर एक चैप्टर की और आपको पता भी लगता रहेगा, वो ज्यादा मतलब मैं एक बार सारे कांसेप्ट रिवाइज करके ऐसे पेपर्स आपने मुझे कहा कि मैंने बुक 2 बार कर ली है, अगर तो वो तो आपने मैंने 2 बार कर लिया, नहीं जरूरत नहीं है पढ़ के, अब डायरेक्ट क्वेश्चन करना शुरू कर दो, कुछ भूलोगे तो देख लेना, क्या दिक्कत है। ऐसे तो देखो तुम दोबारा कंसेप्ट रिवाइज करने लगोगे तो फिर आपको 10 से 15 दिन लग जाएंगे आराम से करोगे तो। हाँ अदरवाइज अगर आप 2 या 3 दिन में कर सकते हो तो 2 या 3 दिन में पहले कंसेप्ट देख लो और फिर करना शुरू कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं 10 से 15 दिन लगाने हैं फिर से, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है ना बार बार उस चीज पे जाने का। यस बेटे, हम बात कर रहे थे रेशो की और हमने कहा था कि रेशो इज सिंपली एन एक्सप्रेशन इन विच वन नंबर इज एक्सप्रेस इन रिलेशन विद अनदर नंबर, जिसमें एक नंबर को दूसरे नंबर के रिलेशन में एक्सप्रेस किया जाता है। सच एन एक्सप्रेशन इज नेम्ड एज अ रेशो। इसी तरह से बेटे अकाउंटिंग रेशो मीन्स सिंपली एन एक्सप्रेशन in which one accounting term is expressed in relation with another accounting term। जब हम एक अकाउंटिंग टर्म को किसी दूसरी अकाउंटिंग टर्म के रिलेशन में एक्सप्रेस करते हैं तो इस एक्सप्रेशन को बोला जाता है अकाउंटिंग रेशियोज। नाउ देयर आर 4 ways for presentation of a ratio। There are 4 ways for the presentation of a ratio। Just a minute, disturbance आ रही है। There are 4 ways for the presentation of a ratio and these are सिंपल और प्योर फॉर्म। जैसे हम कल बात कर रहे थे बेटे 2:1, 3:1, 0.5:1। दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशियो इन सिंपल और प्योर फॉर्म। सेकेंड वन इज इन रेट्स और इन टाइम्स, जिसमें कि हम 2 times, 3 times, 4 times, 0.5 times इस तरह से रेशियो को प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है बेटे इसमें इन फ्रैक्शन। इन फ्रैक्शन 2:1 means 2 divided by 1, 3:1 means 3 divided by 1, 0.5:1 means 0.5 divided by 1. This is said to be presentation of a ratio in fraction. Last bit में in percentage 2:1 means 200%, 3:1 means 300%, 0.5:1 means 50%.
This is the four way for the presentation of a ratio. You can present the ratio either in simple or pure form, in rates or in times, in fraction and in percentage. For your kind information, 0.5:1 is equal to 0.5 times is equal to 0.5 divided by 1 is equal to 50%. तो रेशियो के चैप्टर में आप किसी भी फॉर्म में आंसर देंगे, योर आंसर विल बी एक्सेप्टेबल, ईदर इट इज इन सिंपल फॉर्म, इन रेट्स, इन फ्रैक्शन और इन परसेंटेज. कुछ एक ट्रेडिशन बने हुए हैं, हमारे ट्रेडिशन चलते आ रहे हैं जिसमें कि डिफरेंट रेशियोज के लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं. जनरली हम उसी फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं रेशियो को, लेकिन ये कंपल्शन या मैंडेटरी नहीं है. जैसे मैं कहता हूँ कि भी आपको एक रेशियो को प्योर फॉर्म में लिखना है, तो अगर आप उसे टाइम्स या परसेंटेज में लिखेंगे, डजंट मीन्स कि एक्सेप्टेबल नहीं होगा. तो रेशियोज इज एक्सेप्टेबल इन एनी ऑफ द वे ऑफ प्रेजेंटेशन. इसके बाद हमने बात की थी बेटे, वी आर डूइंग हियर द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट and we are using a particular technique named as accounting ratios or ratio analysis. And ratio analysis means when we analyze the accounting ratio in a screen is visible bete? Yes, screen is visible. Yes sir. Yes sir. अब वही है यार, ऐसे 1 मिनट में कैसे, सेकंड तो वह लिखे तुम्हें भी हो जाता है. हो सकता है तुम्हारी साइड से प्रॉब्लम आ रही हो, अब तो काफी टाइम से ऐसी दिक्कत नहीं आई वैसे. क्लियर ही थी अभी इतनी देर से. कोई बात नहीं, कोई. When we analyze the financial statement with the help of different ratios, then this way of analysis is named as ratio analysis. जैसे हम कह रहे हैं बेटे कि अब हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट रेशियोज. दैट मीन्स यू मस्ट हैव द नॉलेज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज. क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज. और हम लास्ट टाइम भी बात कर रहे थे बेटे कि ब्रॉडली रेशियोज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट्स. These are number 1, liquidity ratios. Solvency ratio. Liquidity ratios. It is also named as short-term solvency ratios. Short-term solvency ratio. Solvency ratios. Liquidity ratios और short term solvency ratios. Second one है बेटे इसमें solvency ratios. Yes. It is also named as leverage ratios, or it is also named as capital structure ratios. Capital structure. Capital Solvency, capital structure structure, ratios. or leverage ratio. Third one is activity Or ratios, turnover ratio. which is also named as turnover ratios, which is also named as performance ratios. Performance ratios. और लास्ट है इसमें फोर्थ वन इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज. और इट इज आल्सो नेम्ड एज income ratios. Okay sir. Income ratios. So this is the broad classification of accounting ratios, in which the accounting ratios can be classified into 4 parts. ये सब अच्छे से क्रैमिंग करनी है क्योंकि 1 मार्क्स क्वेश्चन में कुछ भी दिया जा सकता है, ध्यान रखना. एमसीक्यू कैसा भी बनाया जा सकता है, हर एक नेम आपको याद होना चाहिए. कि फर्स्ट लिक्विडिटी रेशियोज जिसे शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशियोज भी बोला जाता है. सेकंड सोल्वेंसी रेशियोज जिसे लीवरेज रेशियोज या कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज भी कहा जाता है. थर्ड वन इज एक्टिविटी, टर्नओवर और परफॉर्मेंस रेशियोज. एंड लास्ट वन इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज और इनकम रेशियोज.
आज हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे बेटे. फर्स्ट वन इज लिक्विडिटी रेशियोज. लिक्विडिटी ratios, or it is also named as short term solvency ratios. अकाउंटेंसी में लिक्विडिटी रेफर्स टू कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश. अगर आप किसी भी एसेट को इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, इट इज सेड टू बी मोर लिक्विड. और अगर आप किसी एसेट को इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इट इज सेड टू बी लेस लिक्विड. शॉर्ट टर्म, आपको वेल नॉलेज है अकाउंटेंसी में टाइम पीरियड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, शॉर्ट टर्म, मिडल टर्म एंड लॉन्ग टर्म. मिडल टर्म क्योंकि कंट्रोवर्शियल है हमारा, इसलिए हम जनरली मिडल टर्म को यूज नहीं करते, हम केवल 2 ही टर्म लेकर चलते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म मीन्स विद इन 1 ईयर एंड लॉन्ग टर्म मीन्स जनरली मोर देन 1 ईयर. सोल्वेंसी एंड इनसॉल्वेंसी, ये पोजीशंस हैं. सॉल्वेंट एंड इनसॉल्वेंट ये पर्सन होते हैं. सॉल्वेंट पर्सन की पोजीशन को सोल्वेंसी बोला जाता है और इनसॉल्वेंट पर्सन की पोजीशन को इनसॉल्वेंसी बोला जाता है. लिक्विडिटी रेशियोज और शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशियोज को कैलकुलेट करने का पर्पस होता है बेटे टू नो अबाउट द शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी पोजीशन ऑफ द बिजनेस. मीन्स organization is able to pay its short term liabilities or not. और उसके लिए उसकी लिक्विडिटी को चेक किया जाता है. अगर एक बिजनेस की लिक्विडिटी अच्छी होगी, उसके पास कैश पोजीशन अच्छा होगा, उसके पास कैश की इनकमिंग आउटगोइंग अच्छी होगी, ओनली देन दैट ऑर्गेनाइजेशन विल बी एबल टू पे इट्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज इन टाइम. और उस केस में उसकी लिक्विडिटी पोजीशन को या शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी पोजीशन को बोला जाएगा सेटिस्फैक्टरी पोजीशन. और अगर उस ऑर्गेनाइजेशन की लिक्विडिटी या शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी पोजीशन जितनी होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंगली नहीं होगी तो उसे बोला जाएगा अनसेटिस्फैक्टरी पोजीशन. तो लिक्विडिटी पोजीशन और शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी पोजीशन को चेक करने के लिए इसके अंदर 2 रेशियोज कैलकुलेट की जाती हैं, एंड दीज आर नंबर 1 करंट रेशियो, which is also named as working capital ratio. Working capital ratio. And second one is quick ratio. Second one is quick ratio, which is also named as acid test ratio. It is also named as liquid ratio. Liquid ratio. अब एक चीज ध्यान रखनी है, एक क्वेश्चन यहीं पर अराइज हो गया. अगर आपको क्वेश्चन में कहा जाता है कैलकुलेट लिक्विडिटी रेशियोज, दैट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट बोथ करंट रेशियो एज वेल एज क्विक रेशियो. लेकिन अगर आपको कहा जाता है कैलकुलेट लिक्विड रेशियो, that means you have to calculate only this one, which is also named as quick ratio or acid test ratio. Now first of all, current ratio. Current ratio shows the relationship between, because ratio is an expression of one accounting term in relation with the another accounting term. और current ratio relation बताती है current assets और current liabilities में, and formula for the calculation of current ratio is current assets divided by current liabilities. Current liabilities. अब करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज के लिए एक तो आपकी प्रीवियस नॉलेज, जो 11 तक की नॉलेज आपको एग्जांपल मालूम है, और एक आपकी 12th स्टैंडर्ड की फर्स्ट चैप्टर की बैलेंस शीट. दोनों चीजें रिक्वायर्ड है. 12th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर जो हमारा पार्ट बी का फर्स्ट चैप्टर है, उसमें करंट असेट्स हमारा एक पर्टिकुलर मेजर हेड है इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, जिसके सब हेड कौन से हैं? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. आफ्टर दैट
शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, देन अदर करंट असेट्स। ये 6 के 6 सब हेडिंग बिल्कुल माइंड में होने चाहिए जब हम करंट असेट्स की बात कर रहे हो। इसी तरह से करंट लायबिलिटीज, एक आपकी प्रीवियस नॉलेज 11th स्टैंडर्ड की करंट लायबिलिटीज के डिफरेंट एग्जांपल, और एक 12th स्टैंडर्ड में करंट लायबिलिटीज मेजर हेड के सब हेड, जिसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के बाद हमारे पास ट्रेड पेबल्स, देन अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ये 4 सब हेडिंग ये माइंड में होने चाहिए। आपको क्वेश्चन में वेरियस असेट्स एंड वेरियस लायबिलिटीज गिवन होंगी। You will select the current assets out of the various given assets. You will select the current liabilities out of the various given liabilities, and ultimately apply the formula current assets divided by current liabilities. आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, अल्टीमेटली आपके पास आंसर आ गया करंट रेशियो का, आपके पास एक रेशियो आ गई। तो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ करंट रेशियो। यस पलक, व्हाट वी आर डूइंग? Yes, sir. क्या कर रहे हैं बेटे हम? Analysis of financial statement. जी, हम कर रहे हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और जिसके लिए हमने एक टेक्निक स्टार्ट की है, दैट इज सेड टू बी अकाउंटिंग रेशियोज और रेशियो एनालिसिस। तो हमारा पर्पस किसी रेशियो को कैलकुलेट करना नहीं है, हमारा पर्पस अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना है। अगर आप केवल एक रेशियो कैलकुलेट करके छोड़ देते हैं, that means this is only total of wastage of time as well as efforts। ये आपने रेशियो निकाली और उसका कुछ किया ही नहीं। मान लो रेशियो आ जाती है यहाँ पर सपोज 3:1, तो क्या 3:1 क्या? अगर मान लीजिए पलक ध्रुव मेहता के मार्क्स आ जाते हैं 99 अकाउंटेंसी में, then please comment or compliment on his performance। पलक, आपने कोई स्टेटमेंट इशू करनी है अभी फॉर द कमेंट और कॉम्प्लीमेंट ऑन द मार्क्स अचीव्ड बाय अ पर्टिकुलर स्टूडेंट एंड द अचीवमेंट इज 99 इन अकाउंटेंसी। एक्सीलेंट। हाँ जी पलक, Yes, फ्रॉम योर sir. साइड, आपके साइड से बताओ। भाई आपकी एक फ्रेंड है, नियर एंड डियर है, ये नहीं कहना कि नहीं मेरी फ्रेंड के तो आने नहीं चाहिए, सभी के आने चाहिए। तो उसने 99 मार्क्स लिए अकाउंटेंसी में, आपने उसको कमेंट या कॉम्प्लीमेंट देना है, एक स्टेटमेंट इशू करो उसके लिए। सर ऐसे कह सकते हैं कि 100 भी आ सकते थे, पर कोई बात नहीं अगर एक नंबर कटा है तो। 100 भी आ सकते थे, कोई बात नहीं अगर एक नंबर कम रह गया तो। चाहत भारती, इफ ए पर्टिकुलर स्टूडेंट गॉट 99 इन अकाउंटेंसी, देन प्लीज कमेंट और कॉम्प्लीमेंट, give the comment or compliment on his or her performance। सर मैं तो कहूँगी बहुत अच्छा है। अच्छा, चाहत कहते हैं कि बहुत अच्छा है। ध्रुव पृथ्वी, सेम क्वेश्चन। सर नो कमेंट्स। क्यों? कॉम्प्लीमेंट दे तो फिर कुछ तो देना पड़ेगा, कमान है कुछ तो बोलती बंद होगी ना करना। सर, नो कमेंट्स। अच्छा, बोलती बंद होगी, ये कहना चाहता है। अच्छा, मतलब ये कहो कि भाई मेरी तो बोलती बंद हो गई, ये कह सकते हैं। ध्रुव मेहता। हाँ जी, बस ये मान लो। ठीक है। ध्रुव मेहता। अपने आप ही दे दे कमेंट तू। मृदुल, जल्दी से एक स्टेटमेंट दे दो सभी। अनमोल, कोई बोलते थे कोई कमेंट और कॉम्प्लीमेंट की स्टेटमेंट कोई भी। If a student got 99 in accountancy, then from your side any comment or compliment? सर अच्छा ही पढ़ा होगा, मतलब काफी पढ़ा होगा। काफी पढ़ा होगा, अच्छा ही पढ़ा होगा। गुड। हर्ष राणा। बहुत बढ़िया। रिवांशी। Wow, you got 99%. Just lost one mark. Wow, good. Now I am going to complete my statement. If a student got 99 out of 500, अब देख लो आपके कमेंट और कॉम्प्लीमेंट कहाँ जा रहे हैं। किसी की 500 में से 99 मार्क्स आए तो बोलती बंद हो गई, किसी ने वाव बोला, किसी ने कहा कि 100 आने चाहिए थे, 1 नंबर कम है, किसी ने कहा कि अच्छे ही आए हैं। अब 500 में से 99 मार्क्स अच्छे हैं चार, नो डाउट। मतलब मुझे मालूम है कि आपके माइंड में जो स्टैंडर्ड था वो 100 मार्क्स का स्टैंडर्ड था कि मैं 100 आपने बोला था 100 में से मैंने नहीं 99 बोला, आया। नहीं मैंने बोला था कि इन अकाउंटेंसी
मैंने तो इसलिए ये अकाउंटेंसी का बोला तो पेपर 100 का ही होता है। नहीं, मैं तो कह ही रहा हूँ, मैं तो ये कह ही रहा हूँ ना, अभी आपने अपने आप एज्यूम कर लिया क्योंकि आपको मालूम है कि अकाउंटेंसी पेपर 100 मार्क्स का होता है, इसलिए आपने एज्यूम कर लिया। लेकिन मैंने अपनी स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं की थी। मे बी हम यहाँ पर क्वेश्चन तो आपके यूटी होते हैं, कहीं 20 मार्क्स के, कहीं 30 मार्क्स के, मैं तो 500 नंबर से बात कर रहा था। कहने का मतलब ये है कि जब तक एक स्टैंडर्ड नहीं होगा तब तक आप किसी भी रेशियो पर, किसी भी गिवन स्टेटमेंट पर, किसी भी रिजल्ट पर कमेंट और कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, नहीं दे सकते। आपके माइंड में एक स्टैंडर्ड था कि मैं 100 में से बात कर रहा हूं, इसलिए आपने ये स्टेटमेंट इश्यू की। तो कहने का मतलब यहाँ पर भी यही है कि अगर आप एक रेशियो निकाल लेते हैं तो क्या, रेशियो निकाल लेना काफी नहीं है, हमें रेशियो के बेस पर इंटरप्रिटेशन करनी है क्योंकि हम एनालिसिस कर रहे हैं। उसके लिए हमारे पास कोई ना कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए। एज पर द एक्सपर्ट्स जो करंट रेशियो का स्टैंडर्ड है 2:1, जिसे कि आइडियल बोला गया है। दिस इज द आइडियल रेशियो इन द केस ऑफ करंट रेशियो एंड 2:1 स्टैंड्स फॉर 2 डिवाइड बाय 1, और ये मिनिमम है बेटे, मिनिमम। इट मींस आवर करंट असेट्स शुड बी 2 times in comparison to our current liabilities। हमारी जो करंट असेट होने चाहिए वो करंट लायबिलिटीज के एटलीस्ट जस्ट डबल होने चाहिए। इफ इट इज मोर देन 2 times then it shows satisfactory position, if it is less than 2 times then it shows unsatisfactory position, and if it is equal to 2 times then it will be ideal position। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, द करंट रेशियो ऑफ ए कंपनी 3:1, कमेंट ऑन इट। ये क्वेश्चन आया हुआ सीबीएसई बोर्ड में। तब कैसे इसमें आंसर देंगे, आपको पहले आइडल के बारे में बताना होगा, फिर उसका मीनिंग बताना होगा, फिर आप कंपेयर करेंगे और फिर बताएंगे कि वो सेटिस्फैक्टरी है या अनसेटिस्फैक्टरी। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है इसका रेशियो, करंट रेशियो पे कंपनीज 3:1 एंड कमेंट ऑन इट, तो हम आंसर देंगे इन द केस ऑफ करंट रेशियो द आइडियल इज 2:1। दैट मींस द करंट असेट शुड बी at least 2 times in comparison to current liabilities, because in the given question the current assets is 3 times in comparison to given current liabilities, that's why it shows satisfactory position। This is said to be the interpretation of data। ये इंटरप्रिटेशन हो रहा है, ये एनालिसिस तो ये हो रहा है हमारा। पहले तो आपने एक टेक्निक यूज करके सिर्फ रेशियो निकाल ली है, उस रेशियो के बेस पर इंटरप्रिटेशन करना, दिस इज अल्टीमेटली द एनालिटिकल वर्क जो होता है। क्लियर हो गया अब ये ध्यान रखना कि जब वाइवा होगा और एक्सटर्नल, अगर मान लीजिए पेपर फेस टू फेस हो जाता है वाइवा, और जनरली हो भी जाएगा तब तक, तो जनरली ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है और वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करने के लिए एक्सटर्नल कहता है। जैसे हम लोग भी जाकर पूछते हैं बच्चों से, हम कहते हैं भी ठीक है 3:1 है, स्टूडेंट कहता है सर सेटिस्फैक्टरी। हम कहते हैं 4:1, स्टूडेंट कहता है सेटिस्फैक्टरी। हम कहते हैं 10:1। अगर करंट रेशियो 10:1 हो, देन व्हाट अबाउट द शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बता सकते हैं आप लोग? जितना मैंने आपको बताया उसके बेस पर आंसर दे सकते हैं कि अगर करंट रेशियो 10:1 आ जाती है, इट इज 10 times in comparison to current liability, then either it will be satisfactory or unsatisfactory। नहीं बोल रहे, ऑब्वियसली आप कहेंगे सेटिस्फैक्टरी, लेकिन अगर मैं पूछ रहा हूं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अनसेटिस्फैक्टरी चल रहा है, इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ। इट मींस एक लेवल से ज्यादा करंट रेशियो होना भी अनसेटिस्फैक्टरी लेवल को शो करता है, बिकॉज करंट असेट्स आल्सो इंक्लूड्स इन्वेंट्री एज वेल एज क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी इन्वेंट्री एज वेल एज डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल। क्योंकि करंट असेट्स में इन्वेंट्री भी इंक्लूड है, अकाउंट रिसीवेबल्स भी इंक्लूड है। मान लीजिए हमारे करंट असेट्स करंट रेशियो 10:1 आ रही है और जिसका रीजन उसमें इन्वेंट्री और बिल्स रिसीवेबल या अकाउंट रिसीवेबल का ज्यादा होना है, तो आपके करंट असेट्स में इन्वेंट्री का लेवल और अकाउंट रिसीवेबल का लेवल जितना हाई होगा, इट विल आल्सो शो योर इनएफिशिएंसी इन द बिजनेस। ये इनएफिशिएंसी शो करेगा। इनका लेवल ज्यादा होना इट मींस कि आप सेल नहीं हो रहा। अकाउंट रिसीवेबल का लेवल ज्यादा होना मींस आप प्रोडक्ट सेल तो कर लेते हैं, लेकिन कलेक्शन पॉलिसी इतनी पुअर है कि आपके वो अकाउंट रिसीवेबल्स के फॉर्म में स्टैंड करते हैं, वो रिकवरी नहीं हो रही मनी आपसे। तो इसलिए करंट असेट्स एक लेवल से, अब ये लेवल किसी ने नहीं बताया कि कितना लेवल, तो वो हमने अपने पास से अज्यूम कर लिया। कमेंट करते समय ध्यान रखना, जितना आइडियल दिया गया है जस्ट उससे डबल तक, अप टू जस्ट डबल।
मीन्स 4:1 तक आप उसे सेटिस्फैक्टरी बोलेंगे, और अगर 4:1 से वो क्रॉस करना शुरू करती है, then again it will be unsatisfactory for the business, because in this case maybe the level of inventory and account receivable is not up to the mark. Clear? तो इस तरह से आपको कमेंट और कॉम्प्लीमेंट देना पड़ सकता है, स्पेशली इन केस ऑफ वाइवा और इन द केस व्हेन आपको कहा जाता है कमेंट और मम्मी तो ये हमारी करंट रेशियो लेना लिखते बर्तन हैं। सेकंड है इसमें क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। क्विक रेशियो shows the relationship between quick assets, which is also named as liquid assets. अगर क्लास ओवर होती है तो रिज्वाइन नहीं करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, हमको जल्दी नहीं है। कल से चाहे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाए, आज मैं आपको ये लिखने के बाद पीडीएफ बनाकर सेंड भी कर दूंगा, इसे दोबारा पढ़ लेना, फॉर्मूले अच्छे से कर लेना, क्वेश्चन चाहे कल से स्टार्ट हो जाए कोई दिक्कत नहीं। हमने आपको कहा कि 15 डेज मींस एग्जैक्ट 15 डेज, नॉट मोर देन और लेस देन 15 डेज। करंट लायबिलिटीज, तो क्विक रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन क्विक असेट्स और लिक्विड असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। अब यहाँ पर करंट लायबिलिटीज तो सेम है बेटे, वो हमें मालूम है कि हमने बैलेंस शीट भी कर लिया है और 11th स्टैंडर्ड की प्रीवियस नॉलेज भी है। जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो हम पता भी लग जाएगा कि आपको कितना याद है कितना याद नहीं है। जब मैं आपसे पूछूंगा कि इधर है गिवन लायबिलिटीज करंट लायबिलिटी और नो, तो आप और भी क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट है क्विक असेट्स और लिक्विड असेट्स की। एंड क्विक असेट और लिक्विड असेट मीन्स दोज असेट्स विच कैन बी क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश। इसके लिए यूज किया जाता है क्विकली, विद ए शॉर्ट नोटिस और मैक्सिमम विद इन 3 months। जैसे करंट असेट्स के लिए टाइम पीरियड होता है 1 year का, क्विक असेट और लिक्विड असेट्स के लिए टाइम पीरियड होता है 3 months का। एंड ऑल द करंट असेट्स आर क्विक असेट्स। जितनी भी करंट असेट्स होती हैं वो क्विक असेट्स होती हैं, एक्सेप्ट इन्वेंट्री और स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। अगर आप करंट एसेट में से इन्वेंट्री और स्टॉक माइनस कर देते हैं, हियर करंट एसेट मींस टोटल करंट एसेट्स। जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले तो करंट एसेट्स के टोटल करते समय इन्वेंट्री और प्रीपेड को इंक्लूड ही नहीं करते और फिर माइनस भी कर देते हैं। तो एक ही तो काम करोगे ना, अगर आप अलग अलग करके टोटल कर रहे हो और आपने इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को नहीं लिया तो डायरेक्ट क्विक एसेट्स आ गई। या फिर आप पहले टोटल करंट एसेट्स कर लो और फिर उसमें से माइनस कर दो इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को, देन वी विल गेट द क्विक असेट और लिक्विड असेट। अल्टीमेटली आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सबसे पहले क्विक असेट्स और लिक्विड असेट्स निकालेंगे, करंट लायबिलिटीज को आइडेंटिफाई करेंगे, टोटल करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे एंड यू विल गेट द आंसर। आपके पास आंसर आ जाएगा क्विक रेशियो का। फिर से वही बात कि हमारा पर्पस क्विक रेशियो निकालना नहीं है, हमारा पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना है। उसके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड्स होने चाहिए जिसके बेस पर हम कंपैरिजन करके सेटिस्फैक्टरी और अनसेटिस्फैक्टरी बता सकें। तो यहाँ पर जो आइडियल आपको प्रोवाइड किया गया इन द केस ऑफ क्विक रेशियो, आइडियल इज 1:1। 1:1 means 1 divided by 1. That means the quick assets of the business is just equal to its current liabilities. एक बिजनेस की जो क्विक असेट्स और लिक्विड असेट्स होनी चाहिए वो करंट लायबिलिटीज के जस्ट इक्वल होनी चाहिए। इफ इट इज 1:1 then it will be ideal. If it is more than 1:1 then it will be satisfactory, ये भी मिनिमम है। And if it is less than 1:1 then it will show unsatisfactory position. ये चीज ध्यान रखना कि करंट एसेट्स में, जैसे मैंने आपसे 2-3 लेक्चर में बात कर चुका हूँ कि stores and spare parts and loose tools as per the prescribed form of balance sheet given in the Companies Act 2013, these are the part of current assets. But while using the technique of analysis of financial statement, any technique, either it is ratio analysis or cash flow statement analysis, these both will be treated as known current. ये अपने known current माननी है, करंट नहीं माननी है। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट टाइप ऑफ रेशियो है, लिक्विडिटी रेशियोज और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज, जिसमें हम 2 रेशियो कैलकुलेट करते हैं। करंट रेशियो विच इज आल्सो नेम्ड एज वर्किंग कैपिटल रेशियो। मैं बार बार कह रहा हूँ कि नेम जरूर आपने याद रखने हैं, जो अल्टरनेट नेम हमें दिए गए हैं। फॉर्मूला आपने याद रखना है, करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। आइडियल आपने ध्यान रखना है, दैट इज 2:1 और ये मिनिमम है।
If it is more than 2:1, then it shows satisfactory position. If it is less than 2:1, then it shows unsatisfactory position. लेकिन करंट असेट्स का बहुत ज्यादा होना भी, अब बहुत ज्यादा के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया, हमने खुद मैनेज किया हुआ एक्सपीरियंस से देख करके किस केस में अनसेटिस्फैक्टरी बोला जाता है। तो अगर ये डबल से ज्यादा हो जाती है, अगेन इट शोज अनसेटिस्फैक्टरी पोजीशन। क्विक रेशियो, जिसे एसिड टेस्ट रेशियो या लिक्विड रेशियो भी बोला जाता है, फॉर्मूला क्विक असेट्स और लिक्विड असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। और इस केस में क्विक असेट्स और लिक्विड असेट्स का फॉर्मूला करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, आइडियल लिमिट 1:1, अगेन मिनिमम। एंड 1:1 मींस हमारी क्विक असेट्स जो होनी चाहिए वो करंट लायबिलिटीज के जस्ट इक्वल होनी चाहिए। इफ इट इज मोर देन 1:1, देन इट शोज सैटिस्फैक्टरी पोजीशन। इफ इट इज लेस देन 1:1, देन इट शोज अनसैटिस्फैक्टरी पोजीशन। ठीक है बेटे, आज के लिए इतना काफी है। मैं इसको सेंड कर रहा हूं, दोबारा इसको एक बार देख लेना, फॉर्मूले अच्छे से क्रैम कर लेना। जितना फॉर्मूला आपको याद होगा, अच्छे से क्रैमिंग की होगी, उतना क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हमें कम आएगी। बाकी ये सब 1 मार्क्स क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू कि आइडियल कितना होता है, ये मिनिमम है, मैक्सिमम है, सेटिस्फैक्टरी किस केस में होगा, अनसेटिस्फैक्टरी किस केस में होगा, ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और क्वेश्चन में भी आपको कहा जा सकता है कि कैलकुलेट करंट रेशियो एंड कमेंट ऑन इट, कैलकुलेट क्विक रेशियो एंड कमेंट ऑन इट। तो फिर उस पेज में हमें